बहुत बहुत धन्यवाद है दुबे जी। बीएनडी न्यूज के तमाम सभी श्रोता को, चाहने वाले लोगों को धन्यवाद है कि आप पत्रकार साहब समझाना चाहते हैं। कोई एक अमीर परिवार का बच्चा जो ऐसा कैसे पढ़ता हो, आप देख लीजिए एक समय गरीबों की सत्ता कही जाती थी, लालू जी की सत्ता जो गरीबों की सत्ता कही जाती थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का वो सांसद की बेटी है, उन्होंने कभी गरीबी नहीं देखा, उनको जिंदगी में कभी किसी कमी नहीं हुई, वे विधायक बन गए, सत्ता का सुख ले रही हैं, लेकिन उनके नहीं जन्म रहते केसरिया का भला कभी नहीं हो सकता। आदरणीय लालू यादव जी की तरफ से, तेजस्वी यादव जी की तरफ से, राबड़ी देवी जी की तरफ से, पूरे राजद परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद है। हम प्रणाम कर रहे हैं और आग्रह है कि मुझे मौका भी दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज मैं हूं एक ऐसे चेहरे के साथ जो आप चेहरे को जानते होंगे, चेहरे को पहचानते भी हैं। ये अभी राजद से केसरिया विधानसभा से भावी विधायक के प्रत्याशी हैं और ये विधायक का चुनाव, अगली बार जब चुनाव होगा विधायक का, तो उसमें चुनाव लड़ेंगे केसरिया विधानसभा से। आपसे बात कराते हैं, आपसे उनसे कुछ राजनीतिक विषय में और कुछ कंडीशनों के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ हैं सत्येंद्र साहब। आगे पहले आपका स्वागत है सर मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद है दुबे जी। बीएनडी न्यूज़ के तमाम सभी श्रोता को, चाहने वाले लोगों को धन्यवाद है कि आप जनता की आवाज़ जो है आप बनकर समाज में उभर रहे हैं और एक एक लोगों के बीच आप अपना संदेश दे रहे हैं। इसके लिए मेरे तरफ से और मेरे पूरे केसरिया विधानसभा क्षेत्र की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पार्टी की तरफ से, आदरणीय लालू यादव जी की तरफ से, तेजस्वी यादव जी की तरफ से, राबड़ी देवी जी की तरफ से, पूरे राजद परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद है। लालू यादव जी राजद के बड़े उम्मीदवार रहे, बड़े नाम चेहरे रहे, अभी भी हैं। और उनके बेटे आज गद्दी संभाल रखे हैं और उनके बेटे अच्छे काम कर रहे हैं। ये नहीं कि बुरे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। और उन पे सवाल ये है कि सर अभी पार्टी में तो आपकी सरकार है नहीं, सत्ता में सरकार है नहीं और स्थिति बहुत ख़राब है और जिस पर बात करना हर एंगल से देखना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, जिस पर बात किया जा सकता। शुरुआत करेंगे शिक्षा व्यवस्था से। शिक्षा व्यवस्था आप कैसा देख रहे हैं? अगर आप विधायक बन गए तो केसरिया विधानसभा को किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। भगवान करे कि ये मनोकामना जो है आपका प्रश्न भी पूरा हो और मुझे विधानसभा जाने का मौका मिले, सदन जाने का मौका मिला, तो मैं निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न को उठाता रहूँगा। चूँकि मैं खुद शिक्षक हूँ तो स्वाभाविक बात है, शिक्षक है और शिक्षक जब विधायक बनेगा, सदन का सदस्य बनेगा, तो शिक्षा पर ध्यान देगा ही। आज की जो वर्तमान परिस्थिति पे हम बात करेंगे आपसे कि वर्तमान की जो सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये शिक्षा के क्षेत्र में हर मामले में विफल है। आप देख सकते हैं क्या हालत है सरकारी स्कूलों का, क्या स्थिति है। सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आप बता दीजिए पत्रकार साहब, आप समझाना चाहते हैं, कोई एक अमीर का परिवार का बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ता हो? आप देख लीजिए, एक समय था सरकारी स्कूल में कितनी अच्छी व्यवस्था थी और आज के वक्त में आप देख लीजिए सरकारी स्कूल में जितना रुपया सरकार का जा रहा है, लेकिन आप जितने बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और गरीब के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो हर मामले में गरीब को जो दबाया जा रहा है, हर मामले में गरीब की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उसके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में उसके परिवार के साथ उसके बच्चों को जब बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगा तो उसका कभी गरीबी दूर नहीं होगा। इसलिए नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करेंगे कि आप जांच करवाइए, आप दिखवाइए। आप वैसे वैसे टीचर को बहाल कर लिए हैं जिसको नाम भी लिखने नहीं आता है, वो क्या पढ़ाएगा? जाके देखिए सरकारी स्कूल में सब जाके सोया हुआ है, बच्चा कोई आया कोई नया नहीं है। क्या कारण है कि सरकारी विद्यालय में? यहाँ पर रुकना चाहेंगे। सर ने बोला कि सोया है, किसी को नाम नहीं लिखने आता है। नीतीश कुमार जी, पता है आपके सरकारी स्कूल में, इसी चैनल पर वीडियो देखिएगा, आपका नाम ही नहीं मालूम है। कितने टीचरों का बोलते हैं तबीयत खराब है। सर सवाल ये है, कड़वा सवाल है, आप विधायक बन गए केसरिया के हैं, केसरिया सरकारी स्कूल का स्थिति जो देख रहे हैं वो खराब है। आप चले गए वहाँ पे, आप सबसे पहले अगर आवाज़ उठाइएगा, इसी चैनल पर रहेंगे हम। अगर आप विधायक बन गए, इस चीज़ का आवाज़ नहीं उठा, इसी चैनल से आपका विरोध भी करेंगे। आज आपका बड़ाई कर रहे हैं, कल विरोध भी करेंगे। आप विधायक बन गए तो उसके सरकारी स्कूल सुधार दीजिएगा। बिल्कुल, हम तो पहले भी आपको बताया ना, हम शिक्षक हैं तो हमारी प्राथमिकता है कि खास करके देखिए, शिक्षा व्यवस्था तभी सुधरेगा, एक मेरे सुधारने से नहीं सुधरने वाला है। इसको सरकार को जो है एकदम कड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, इसको शिक्षा मंत्री को इसके खिलाफ में। आप देख लीजिए ना, जो शिक्षा का जो बहाली का जो प्रक्रिया था, मुखिया जो है पैसा ले लेके फर्जी डिग्री लेके बहाल कर दिया। आज यही कारण है कि स्कूलों की स्थिति खराब है, पढ़ाई। तो इसका मतलब शिक्षा मित्र का बहाली जो हुआ है वो गलत हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल फर्जी बड़ा हुआ है, बिल्कुल तो घटिया प्रणाली था। दैट वाज द डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि नीतीश कुमार का 2 पॉइंट, आई थिंक जल जीवन हरियाली और शिक्षा व्यवस्था, ये दोनों फ्लॉप हो गया। दीज आर वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट एंड आई थिंक वी ऑल हैव टू जस्ट
टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप टुवर्ड्स दिस सो दैट वी विल बी अ बेटर इन द फ्यूचर। भविष्य को देखते हुए हमारे दुबे जी पहले बात सुन लीजिए हम क्या कर रहे हैं। नियम सरकारी स्कूल का शिक्षा व्यवस्था तभी सुधरेगा जब हर एमएलए का बच्चा, एमपी का बच्चा, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड हो, चाहे मुखिया हो, चाहे समिति हो या जिला परिषद हो, ये नियम सरकार लगावे। ये पार्लियामेंट बिल पास होना चाहिए, ये विधेयक बनना चाहिए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी नेता हैं, उसके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़े, हमारे बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़े। राइट बात है, राइट बात तब जाकर शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगा। हम लोग केवल ये टीवी चैनल बात करते रहेंगे कि व्यवस्था कैसे सुधरे, कभी नहीं सुधर सकता है। राइट बात है, नहीं सुधर सकता है। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, ये मैं विधायक बनूं या नहीं बनूं अलग बात है, लेकिन मैं दावा के साथ कर रहा हूँ सरकार को, मेरी बात अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक जा रही है, मेरी बात यदि सत्ता के माननीय विधायकों के पास जा रही है, सांसदों के पास जा रही है, तो आप इस बात को सोचिए। आप देख लीजिए दिल्ली में केजरीवाल जो है कितना अच्छा व्यवस्था किया। आज पूरे हिंदुस्तान में केजरीवाल ने जिस तरह से शिक्षा का जब जाल बिछाया, आज पूरे आज़ाद भारत में इस तरह के मुख्यमंत्री कम ही पैदा हुए हैं, जिसने स्वयं नौकरी छोड़कर आज पूरे बिहार को भी इस तरह की मॉडल की जरूरत। रोकना चाहेंगे। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का जो स्थिति देखिएगा ना, टॉप लेवल पे है, वहाँ प्राइवेट के बच्चे सरकारी में जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, शिक्षा विभाग आपके अंडर में है, आप देखते हैं, आपको समझते हैं। आप अगर शिक्षा सुधार दीजिएगा ना, तो यहाँ पर हर चीज़ अच्छा हो जाएगा, टीचर सुधर जाएंगे। मैं देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ, टीचरों बाहर बैठे हैं, लेकिन मैं अपने खड़ार पंचायत का शिक्षा सुधार रहा हूँ, बस टीचरों को सुधार रहा हूँ। और सर से बस इतना कहना चाहूँगा कि अब विधायक बन गए ना, तो शिक्षा सुधारने में बात होगी। अब स्वास्थ्य कैसे सुधारिएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था भी तो खराब है। शिक्षा के बारे में और हम कहना चाहेंगे, हम ये कहना चाहते हैं, मेरा ये प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ जिस दिन मैं विधायक बना तो सबसे पहला काम होगा, देखिए वर्तमान की जो हालात है केसरिया के, वहाँ जो विधायक हैं शालिनी मिश्रा, उनके पिताजी मधुकर जी जो सांसद थे, वो क्या जानते हैं गरीबी क्या होता है। ये बात मैंने आप प्रश्न किया ना, राजा का बेटा जो है जब राजा बन जाएगा तो वो क्या जानता है दर्द क्या होता है। ये राइट बात है। वो क्या जानता है गरीबी क्या होता है। तो शालिनी मिश्रा जो है, उनका पालन पोषण जो हुआ एक सांसद के परिवार में हुआ, उस सांसद की बेटी थी। उनको क्या पता है कि किसानों की दर्द क्या है, उनको क्या पता है गरीबों का दर्द क्या है, उनको क्या पता है एक लाचार जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी व्यवस्था कैसे इलाज की। आप देखिए सरकारी स्कूल में कभी भ्रमण करने गई हैं, क्या सोचने गई है। आज के जो वर्तमान जो भी विधायक हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, मैं खुल के कहना चाहता हूँ, मुझे डर नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सब विधायक लोग जो है ये लोग कमीशन लेता है। लोग जब मास्टर कमीशन देगा, जब शिक्षक कमीशन देगा, जब हेडमास्टर कमीशन ब्लॉक में पहुंचाएगा, जब शिक्षा पदाधिकारी कमीशन पहुंचेगा, जब विधायक कमीशन पहुंचेगा, तो कैसे वो पढ़ाएगा। तो इस पर भी सरकार पहल करे, जांच करावे। ये इसको साधारण मत लीजिए, ये बहुत गंभीर विषय है, ये कोई साधारण दुबे जी ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मेरे से पूछे व्यवस्था कैसे सुधरेगा। मेरे हिसाब से एक खबर अभी मिला है जिसको बता रहा हूँ, 1 मिनट सर मैं बता रहा हूँ आपको। विधायक लोग भी पैसा लेते हैं, तभी तो शिक्षा व्यवस्था खराब है। और जो भी और भी इससे बात करूंगा, मैं अंत में यही सलाह देना चाहता हूं कि जिस दिन ये बिल बन जाए, ये कानून बन जाए कि सरकारी कर्मचारी के बच्चे, जनप्रतिनिधि के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, आप देख लीजिएगा वहीं मुखिया जी, वहीं जिला परिषद, वहीं विधायक जी कल लोग सरकारी विद्यालय में जाएंगे और शिक्षकों के साथ कहेंगे नहीं अच्छे से पढ़ाइए, क्योंकि उनका बच्चा है, विधायक है, मंत्री है, सांसद है, मुखिया है, वो तो इतना ना पैसा और आज लिया कि उसको जरूरत नहीं है सरकारी स्कूल। मंत्री का बेटा तो कभी सरकारी स्कूल में गया ही नहीं होगा, आज तक नहीं गया होगा। ये बात है, ये प्रश्न है। उसको तो कोई मतलब नहीं वहाँ की व्यवस्था से। वो जानता है गरीब का बच्चा है, वो जानता है ना, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वे जानते हैं कि गरीब का बच्चा जब पढ़ लेगा, जागरूक हो जाएगा ना, तो कल वो खोजने लगेगा, नौकरी खोजेगा, नेताजी का कमी खोजेगा, तो नेताजी जो है सत्ता से गिर जाएंगे। इसलिए वैसे वैसे नेता चाहते हैं कि बच्चा पढ़े नहीं पढ़ेगा तो उनका झंडा टोएगा, जिंदाबाद कहेगा, उनके आगे पीछे चलेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि गरीब का बच्चा संघर्ष करे, आगे बढ़े। कहावत है, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, सच्चाई छुपाने से छुप नहीं सकती है झूठी वसूलों से। हम उस गरीब के घर में दिया जलाना चाहते हैं, हम उस गरीब घर के गरीबों का आंसू पोंछना चाहते हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। हम लोग ये चाहते हैं कि वैसे लोग के मान सम्मान को बढ़ाया जाए, वैसे लोगों को कुर्सी मिले जिसने पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजार दी। इसलिए मैडम जो है केसरिया के विधायक है शालिनी मिश्रा, वो सांसद की बेटी हैं, उन्होंने कभी गरीबी नहीं देखा, उनको जिंदगी में कभी किसी कमी नहीं हुई, वे विधायक बन गई, सत्ता का सुख ले रही हैं, लेकिन उनके रीजन में रहते हुए केसरिया का भला कभी नहीं हो सकता। आप किसान
का बेटा सकता है। मैं दुख देखा हूँ। हम लोग हैदराबाद पढ़ते थे, कितना तकलीफ हुआ हम लोग पढ़ाई में। पटना DPS में हम लोग पढ़े हैं, या शहर में रहे, 10 साल हॉस्टल में रहे, हम लोगों ने तकलीफ देखा है। गार्जियन जो है कैसे पैसा लेकर दिया है। तो हम लोग बहुत बड़े परिवार में जन्म नहीं लिए, लेकिन हम लोगों ने संघर्ष करके आज इस मुकाम पहुँचे हैं। और अगर लालू यादव जी हमारे भगवान हैं, अगर राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी हमारे पिताजी केसरिया से बहुत दिन संघर्ष किए हैं, अगर हम ही चुनाव लड़ेंगे, अगर मुझे टिकट, हमारी पार्टी हम पर विश्वास करती है, नेतृत्व हम पर भरोसा करता है और हमें चुनाव जिताने का काम करती है, अगर सिंबल देती है, तो मैं निश्चित रूप से, मैं और जगह बात नहीं करता हूं, लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात जो नीतीश कुमार करते हैं, मैं उसको धरातल पर उतारूंगा और बता देंगे कि सत्ता का मतलब क्या होता है। हम याद करा देंगे हिटलरशाही इस मामले में नहीं कि मैं आपके साथ क्रूरता करूंगा, लेकिन जो गलत करेगा किसी भी सूरत पर उसको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे, एक और बात, अभी अग्निवीर आया है, उससे कैसे देखते हैं आप एक राजनीतिक तौर से? देखिए, वो जो है केंद्र सरकार का पहलू है। अग्निवीर जो है, आप बताइए तो 4 साल के लिए नौकरी करेगा, उस बच्चे का ब्याह होगा? बिहार में ये पहले सुनिए दुबे जी, हमारी बात सुनिए। आप ही का बेटा होगा, 4 साल नौकरी करके बेरोजगार हो जाएगा, शादी ब्याह होगा, कौन बढ़िया आएगा? बढ़िया घर के लड़की भी शादी नहीं करने आएगी। 4 साल बाद क्या करेगा वो? 11 लाख रुपए लेकर क्या करेगा वो? रुपया के लिए आपके पास सर्विस करने गया है। देश की सेवा करने के लिए नौजवानों को जो है पूरी हिम्मत के साथ उसको मौका दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए। वो 4 साल में क्या सीखेगा? 4 साल तो उसको सीखने में लग जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो अग्निवीर की जो प्लानिंग है, ये बिल्कुल विफल है। ये गरीब बच्चे, एक बात सुनिए दीजिए पहले हमारे, आप बताइए सेना में भर्ती कौन होता है? आप कभी देखे मंत्री जी का बेटा जो नहीं, सेना में गरीब का बेटा जाता है या आप बताइए कभी किसी मंत्री का, विधायक का, सांसद का बेटा जो है कभी जाके सेना पर लड़ता हुआ मर जाता हो, शहीद होता हो? मरता हमेशा सेना बॉर्डर पर, हमेशा गरीब का बच्चा मरता है। ये गरीबों के साथ शोषण हुआ है, ये गरीबों के साथ इंसाफी है। सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए। 1 मिनट, जब आया था अग्निवीर तो मैंने कहा था कि अगर अग्निवीर सबके लिए लागू हो, नेता के भी लागू हो और जो भी हो, 1 साल के लिए ट्रेनिंग पर जाएं, उसके बाद आके नेतागिरी करें, कैसा रहेगा ये पहल? अरे भाई, ऐसा हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी। इधर जितना चोर सब जो है शासन में, सत्ता में बैठा हुआ है, ये सब सत्ता का मलाई ले रहा है। सब जो है ये सब अपने सुख के लिए दूसरों को मारना चाहता है। आप एक बात बताइए कि एक विधायक को पेंशन है, एक विधायक को, एक सांसद मंत्री को जितना सुविधा मिलता है, आप जो देश के लिए मर रहा है उसको क्या मिलता है? मुझे कुर्सी की लालच नहीं है, हम जीते या नहीं जीते, लेकिन मैं हमेशा गलत का विरोध करता रहूँगा। ये मैं चाहता हूँ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा का बेटा राजा तभी बनेगा जब उसके अंदर काबिलियत होगा, वरना इसमें बदलाव होगा और संविधान में बदलाव हो और सबको। एक राजनीति के तहत से बात करूँगा, आप राजनीतिक में आप जा रहे हैं, भावी उम्मीदवार हैं विधायक के, पेंशन मिलता है, हार जाइए जीत के एक बार उसका पेंशन मिलता है। आर्मी को रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको पेंशन मिलना चाहिए जो देश सेवा कर रहा है, और जो देश सेवा नहीं कर रहा है उसको पेंशन। अगर मैं विधायक बनता हूं केसरिया विधानसभा क्षेत्र से, तो मैं सदन में इस बात को निश्चित रूप से जब भी मौका मिले, मुझे भरोसा है, मैं जब तक जीवित रहूंगा, मुझे अपने भरोसा है, आज नहीं तो कल सदन में मुझे जाने का मौका मिलेगा। और जिस दिन मौका मिलेगा, जिसकी भी सरकार हो, मेरी आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यदि हम लोग सरकार बनेगी तो हम लोग सरकार के सामने जो है इस बात को रखने का काम करेंगे कि विधायकों का पेंशन जो है ये बंद होना चाहिए, और इसके बदले में पेंशन जो है, जो बॉर्डर पर हमारे जवान मर रहे हैं उसको पेंशन की भी सुविधा मिलनी चाहिए, कि वो और हिम्मत के साथ जो है हमारे दुश्मनों को जवाब दे सकें, पूरे ताकत के साथ लड़ सकें, और हम भी जो है सुपर पावर हमें मिल सकें, और हम भी जर्मनी, फ्रांस, रसिया को जो है पूरी ताकत के साथ युद्ध करें और उसको हराने का काम करें। जो अंग्रेज हमारे ऊपर इतना दिन तक क्रूर शासन किया है, हम उसको भी उसकी क्षमता, उसके औकात को बता सकें। अच्छा, एक सवाल है सर, रोजगार के ऊपर कैसा ध्यान रहेगा आपकी सरकार का? देखिए, हमारी सरकार यदि बनती है, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, लालू यादव जी का शासन था, सबको मौका मिला, सबको रोजगार मिला। हमारी सत्ता जो रही 15 साल की सत्ता गरीबों की सत्ता कही जाती थी। लालू जी की सत्ता जो है गरीबों की सत्ता कही जाती थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता है, मोदी जी को सत्ता है, नीतीश कुमार की सत्ता है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसमें गरीब को नहीं सुनाता है। प्लस हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम तो रोजगार बोले हैं, रोजगार नहीं नौकरी। और पूछ दिए सरकार से रोजगार तो कहिएगा चाय बेचने वाला रोजगार है और समोसा बेचने वाला रोजगार है। आप देख रहे होंगे लड़कियां समोसा और चाय कोई भी लगा रही हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। नौकरी चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री से नौकरी चाहिए सर, क्या रोजगार नहीं चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो आश्वासन दिए थे कि मैं 19 लाख 19 लाख रोजगार जो है देंगे, वो मिला नहीं। और आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, क्या स्थिति है? रोजगार मिला क्या है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि
चाय बेचो, समोसा बेचो, दुकान करो, ये रोजगार है? ये रोजगार है। इसमें सरकार के क्या इसमें योगदान है? ये तो उसकी अपनी, ये तो मजबूरी में कोई चाय बेचता है। नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं चाय बेचने वाला जब हम चाय बेचे प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप सारा देश चाय बेचे, तो पूरा देश चाय बेचे प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसा हो नहीं सकता। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बताइए, तो चाय वाला जो प्रधानमंत्री बन गया, आई पढ़ा लिखा जो है सड़क पर बुआ रहा है, पढ़ लिखे जो है ये जो पीछे पीछे बुआ रहा है, चाय बेच प्रधानमंत्री बना है। ऐसा मौका सबको मिलेगा, चाय बेच के प्रधानमंत्री। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधारिएगा कल्याण केसरिया का? स्वास्थ्य विभाग में आप देख सकते हैं, वहाँ जो भी सरकारी अस्पताल है केसरिया और कल्याणपुर में जो भी ही चरमराया हुआ हाँ, है। आप देख सकते हैं काफ़ी लचर व्यवस्था है। वहाँ जाइए अस्पताल में, आप निरीक्षण कीजिए अस्पताल का, आपको अस्पताल में देखिएगा कि जो पेशेंट के बदले में कुत्ता बैठा हुआ मिलेगा। हाँ, अब ब्लॉक में भी ब्लॉक में भी कुत्ता बैठा मिलेगा, कोई देखने वाला नहीं है, सब सरकारी। ये राम नाम सत्य है, राम के नाम पर जो है, अल्लाह के नाम पर जो है सिस्टम चल रहा है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, व्यवस्था पे आपसे छुपा नहीं है। हमसे हम बस आखिरी में आपको केसरिया के जितने भी जनता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मौका दीजिए। अगर काम नहीं करे ना तो 5 साल बाद आपके हाथ में फिर से ताकत आएगी, हटा दीजिएगा। लेकिन एक बार सर को मौका दीजिए, सर काम करेंगे, ये दावा करता हूँ, क्योंकि सर को आज से नहीं 2-3 साल से मैं जान रहा हूँ, और सर काम करेंगे। एक बार मौका दीजिए सर, आप मेरे चैनल पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बार जीत कर आइएगा, जरूर इसी चैनल पर आपसे बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग जैसे लोगों की आवाज़ को जो है आप समाज की आवाज़ बना रहे हैं। मैं पूर्ण भरोसा दिलाना चाहता हूं क्षेत्रवासियों से, केसरिया विधानसभा क्षेत्र से। पिताजी हमारे विधायक प्रतिनिधि रहे हैं, लगातार उन्होंने संघर्ष किया। हमारे पूर्वज भी वहां के रहने वाले हैं, हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है, और मुझे पूर्ण भरोसा है आदरणीय लालू यादव जी के नेतृत्व पर, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व पर मैं पार्टी के साथ लगा हूँ। अभी लोकसभा चुनाव सामने में है, लोकसभा चुनाव बीतता है, हम लोग लगातार जो है सदस्यता अभियान जो है केसरिया में लगातार हमने चलाया है, और मुझे पूर्ण भरोसा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर, प्रतिपक्ष के नेता हमारे पार्टी के, हम लोग के युवा दिलों के धड़कन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व भरोसा है। हम लोग को मौका मिलेगा और हम लोग जो है केसरिया की तस्वीर को बदलेंगे और केसरिया के मान सम्मान को बचाएंगे। पूरे दुनिया में केसरिया का गौरव जो है किसी छिपा नहीं है, उस गौरव को जीवित करने का काम करेंगे। इसलिए आप सबको, सुनने वाले दर्शकों सबको हम प्रणाम कर रहे हैं और आग्रह है कि एक बार मुझे मौका भी दिया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर मैं चाहूँगा कि सर को एक बार मौका दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।